नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। वैसे आज की प्रमुख हलचल। 7 जनवरी 2024 कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा धान उपार्जन केंद्र सिमरिया एवं सर्रा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कृषकों से चर्चा कर खरीदी केंद्र में की गई व्यवस्थाओं तथा आ रही परेशानियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न का परिवहन कर सुरक्षित भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इस कार्य को प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा उपार्जन केंद्रों में भंडारित धान के परिवहन नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि उपार्जन केंद्रों में भंडारित खाद्यान्न का तुरंत परिवहन कराकर गोदामों एवं कैंप में सुरक्षित भंडारण कराया जाए। आवश्यक हो तो अतिरिक्त ट्रक लगाकर परिवहन कराएं। गोदाम स्थित केंद्रों पर उपार्जित खाद्यान्न को उपार्जन दिवस में ही गोदाम में भंडारण कराएं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिन किसानों को स्लॉट बुक कर दिया गया है उनके खाद्यान्न की तौल एवं परिवहन निर्धारित दिवस में सुनिश्चित करें। उपार्जन केंद्रों पर खाद्यान्न की तौल के उपरांत बारदानों की तत्काल सिलाई करके ऊंचे एवं पक्के स्थान पर स्केटिंग लगाकर रखी जाए और वर्षा से बचाव हेतु खाद्यान्न को तिरपाल से कवर करें। उपार्जन केंद्र परिसर में पानी का भराव न हो यह सुनिश्चित करें। किसी भी केंद्र में धान मोटा अनाज भीग कर खराब होने की स्थिति में संबंधित उपार्जन केंद्र से भरपाई की जाएगी। कलेक्टर ने धान उपार्जन के संबंध में समस्त जानकारी प्रत्येक उपार्जन केंद्र में ऑफलाइन संधारित करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा खरीदी उपरांत किसानों को तत्काल पावती उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन पावती नहीं मिलने पर ऑफलाइन पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिसमें उपार्जित धान की मात्रा तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कलेक्टर ने कृषकों से कहा कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो तत्काल संबंधित उपखंड अधिकारी या तहसीलदार से संपर्क करें। उल्लेखनीय है कि धान उपार्जन केंद्र सर्रा का संचालन लक्ष्मी स्वसहायता समूह सर्रा की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। लगभग 500 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार अयोध्या में भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख निर्धारित की गई है। और इसके लिए भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सतत संघर्ष करने वाले लाखों लाख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को इस पुनीत पावन स्थल पर अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। और लाखों लाख कार्यकर्ताओं को हल्दी, अक्षत का चावल और निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। 7 जनवरी को सीधी जिला मुख्यालय में भी विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, विश्व हिंदू परिषद जिला सीधी के अध्यक्ष गणेश सिंह, विश्व हिंदू महासभा के भास्कर सिंह चौहान सहित अन्य कई पदाधिकारियों ने सीधी शहर के वार्ड नंबर 1 के टाउन मोहल्ला में पहुंचकर वार्ड वासियों को 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पीले चावल और आमंत्रण कार्ड दिए। ढोल नगाड़े के बीच लोगों को आमंत्रण देने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की खुशी देखते ही बनती थी। लोगों को आमंत्रण पत्र वितरित करने के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने विश्व हिंदू परिषद के महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह से दिए जा रहे निमंत्रण कार्ड के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया ली। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए किए गए संघर्षों को भी एनटीवी इंडिया न्यूज से साझा किया। 1528 ईस्वी में बाबर द्वारा राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को ध्वस्त करवा दिया गया था। तब से हिंदू समाज संघर्ष करता रहा। 76 बार संघर्ष हुए, लाखों लोगों बलिदान हुआ। 77वां संघर्ष विश्व हिंदू परिषद के हाथ में आया और एक लंबे संघर्ष के बाद पूरे देश, पूरी दुनिया भर के हिंदू समाज को संगठित करना, जागृत करना, एक जन ज्वार जैसा खड़ा हुआ आंदोलन में। तो धीरे धीरे करके चरणबद्ध उसमें जो संघर्ष चलता रहा, आज परिणाम ये है कि आज राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बना 496 वर्ष बाद। तो एक लंबे काल का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और पूरे दुनिया भर के हिंदू समाज की श्रद्धा, आस्था, उसका सम्मान हुआ और रामलला पुनः विराजमान हो रहे हैं अपने जन्म स्थान पर। इसलिए क्योंकि राम जी सब के थे, सब राम के थे, तो ऐसे समय में ऐसा जब राम जन्मभूमि मंदिर के लिए धन संग्रह अभियान चला, निधि संग्रह का, तो हिंदू समाज के हर घर हमारे कार्यकर्ता पहुँचे और हर घर से 10 रुपये, 20 रुपये जो श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने सहयोग किया था, उन तमाम परिवारों में हिंदू समाज के घर घर में, झोपड़ी में, जहाँ भी लोग रह रहे हों, वहाँ तक यह अक्षत
जो अयोध्या जी से आया हुआ है आमंत्रण का, वह पहुंचाने का प्रयास कार्यकर्ता कर रहे हैं। सैकड़ों टीम, सैकड़ों टोलियां निकल रही हैं, गली गली, बस्ती बस्ती, मोहल्ले मोहल्ले कार्यकर्ता जा रहे हैं और लोगों को यह सूचना दे रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बन गया और प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो रही है। फरवरी लास्ट से जनता के लिए यह दर्शन का खोल दिया जाएगा और इसके लिए आमंत्रण देने के लिए पहुंच रहे हैं कि सब हर घर तक आमंत्रण पहुंचे। राम मंदिर संघर्ष में आपने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कई संघर्ष किया आपने, सड़क सड़क, गली गली, गांव गांव, आपने काफी मेहनत की। आज परिणाम सामने है, आप अपनी मेहनत पर और ये जो सारी परिस्थितियां आई, कितने लोग शहीद हो गए, आप लोगों को भी काफी परेशानी, संकट का सामना करना पड़ा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, भगवान राम विराजमान हो जाएं, यह हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है। और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं, करोड़ में होंगे, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे जीवन काल में इससे ज़्यादा प्रसन्नता का कोई अवसर न आया है और सामने भी दिखता भी नहीं है। क्योंकि एक लंबे संघर्ष का ये जो परिणाम है, वह अभी वो जो फल प्राप्त हो रहा है, तो इसे बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों ने बलिदान किया, उनके बलिदान का जो पुण्यता प्रताप था, उसके कारण ये अवसर आया है। और आज अयोध्या नगरी धरती पर स्वर्ग के रूप में जानी जाएगी। आप भी कलेक्टर साकेत मालवी तथा पीएम जनमन के जिला नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत राहुल दोटे के निर्देशानुसार जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर डीके द्विवेदी एवं उनके सहयोगी अधिकारी द्वारा बैगा बाहुल्य ग्राम, गांधी ग्राम एवं अंधरी गड़ई के बैगा परिवारों के बीच जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं से उन्हें परिचित कराया गया तथा उन योजनाओं का 100% लाभ दिलाए जाने हेतु प्रचार प्रसार किया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार योजनाओं पर केंद्रित एक फोल्डर तैयार किया गया है, जिसमें 9 मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित तथा भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को अंकित किया गया है। इन योजनाओं का 100% लाभ पीवीटीजी परिवारों को मिले, इसके लिए यह कार्ड महत्वपूर्ण है। बैगा परिवारों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए हिंदी के अतिरिक्त बैगानी बोली में भी योजनाओं को लिखा गया है। सभी विकास खंडों के पीवीटीजी परिवारों को यह कार्ड वितरित कराया जा रहा है। अधीक्षकों तथा सचिवों के सहयोग से यह कार्ड बैगा परिवारों तक पहुंच रहा है। साथ ही बैगा परिवार के जनप्रतिनिधियों को भी सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है। सीधी के वैष्णवी गार्डन में चल रहे 3 दिवसीय बिंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने एक बार फिर ये साबित किया कि मुंबई या सिनेमा से इतर भी देश के अलग अलग हिस्सों में फिल्म मेकर शानदार काम कर रहे हैं और दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। रविवार को रंगारंग समारोह और पुरस्कारों की घोषणा के साथ फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ। तमिल फिल्म डायरेक्टर मधुबन पी की फिल्म V3 बिंदे विक्टिम वर्डिक्ट ने नेशनल कैटेगरी में बेस्ट फीचर फिल्म समेत अपनी झोली में 3 पुरस्कार झटके। इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट एक्टर फीमेल पावरा गौरा अवार्ड भी मिला। वह इंटरनेशनल कैटेगरी में ग्रैंड सन बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रही। म्यूजिक वीडियो कैटेगरी में तो हो रहा पहले नंबर पर रही, दूसरे नंबर पर टेक यू 3, जबकि पोन्नियन सेल्वन तीसरे नंबर पर रही। भगत सिंह के जीवन के अंतिम पलों पर आधारित फिल्म द लास्ट मील ने ऑडियंस चॉइस अवार्ड अपने नाम किया। फिल्म का निर्देशन किया है केतकी पांडे ने, जबकि फिल्म में इश्तियाक खान जैसे मंझे अभिनेता ने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। अवार्ड सेरेमनी में मुख्य अतिथि जाने माने रंगकर्मी गिरजा शंकर, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह के हाथों फिल्मकारों को ट्रॉफी प्रदान की गई। इंद्रावती नाट्य समिति के निदेशक और फिल्म फेस्टिवल के संयोजक नीरज कुंदेर सीधी ने स्थानीय लोगों का हृदय से आभार जताते हुए कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद सीधी के लोगों की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम लगातार सफल होता आ रहा है। उन्होंने देश विदेश से आए फिल्मकारों का भी धन्यवाद किया। रिपोर्टर हिमायू तिल्ला ने बताया कि हल्द्वानी में रविवार को कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने सूचना मिलने के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में छापा मारा, जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन की खेप बरामद हुई। कुमायूं कमिश्नर द्वारा की गई अचानक इस कार्यवाही से वहां पर हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह तथा नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय भी मौजूद थे। यह कार्यवाही ख्वाजा मस्जिद के पास किदवई नगर में की गई है, जहां पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी गई है। इस
दौरान कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत कार्यवाही में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री न की जाए। जो भी इसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ चालान की कार्यवाही की जा रही है। जहां भी ऐसे गोदाम पाए जाते हैं उन पर छापेमारी की जाए। ऐसे में आज उनके द्वारा यह कार्यवाही की गई है। साथ ही जुर्माने का आकलन भी किया जा रहा है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सभी लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। ग्वालियर में 1.5 लाख के लिए जीजा ने 2 साथियों के साथ मिलकर साले को मार डाला। और रेत माफिया का हमला, टीआई समेत 2 घायल। शहडोल में घाट पर ट्रैक्टर छुड़ाकर भागे, पुलिस घर पहुंची तो टूट पड़ा परिवार। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मोदी भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मालदीव के 3 मंत्री सस्पेंड। मोदी बिहार से लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। चंपारण के बेतिया में 13 जनवरी को पहली रैली निकालेंगे। कोलकाता में हमले के एक दिन बाद अब ईडी पर एफआईआर। अफसरों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप। और बंगाल में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, एक वक्त में अधीर रंजन चौधरी के करीबी थे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।